नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो देशहित। सबसे बड़ी खबर क्या है आज की? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम आपको पत्थरबाजी दिखाएंगे लाइव। देखिए, जो शायद ये पत्थरबाजी आप लाइव देखने जा रहे हैं, आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी देखी नहीं होगी। ये कुदरत की पत्थरबाजी है, ये पहाड़ की पत्थरबाजी है, ये कुछ ऐसा है जो बेहद डरावना है, बेहद खतरनाक है। ये सीन हमारी ग्राफिक्स टीम की ओर से तैयार किया गया है। यानी ये सीन जो इस समय आप देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं, वो रील है। लेकिन जो सीन मैं अब आपको दिखाने वाला हूं वो रील नहीं है, वो रियल है। ये वीडियो उत्तराखंड के सोनप्रयाग जिले का है, जहां आज सुबह पहाड़ टूटकर गिरने लगा। जिस समय पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे गिर रहे थे, उस समय सिर्फ जी न्यूज की टीम वहां मौजूद थी। टूटते पहाड़ का ये पूरा वीडियो जी न्यूज के कैमरे में कैद हो गया। ये वीडियो आज सुबह का है। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत हम इंसानों पर, हमारी बस्तियों पर पत्थरबाजी कर रही है। इस समय हमारे देश के ज्यादातर हिस्सा बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में है, लेकिन सबसे ज्यादा डरावना माहौल पहाड़ों पर है। कितने लोग पहाड़ों पर फंसे हैं? रेस्क्यू के लिए कैसे भारतीय सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर काम पर लगे हुए हैं? कैसे रस्सियों के सहारे भी लोगों को बचाया जा रहा है? उत्तराखंड से हिमाचल तक की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आज देशहित में आपके सामने होगी। लेकिन सबसे पहली रिपोर्ट देवभूमि के कुदरत की पत्थरबाजी पर देखिए। देवभूमि के पहाड़ पर सबसे बड़ा बवंडर। घंटे की सुई सुबह 8 बजे से आगे बढ़ रही थी। जी मीडिया रिपोर्टर सुरेंद्र डसीला केदारनाथ के रास्ते में सोनप्रयाग के एक पहाड़ के नीचे से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे कि उसी दौरान अचानक पहाड़ टूटने लगा। इस वक्त मैं सोनप्रयाग में हूं और मेरे ठीक पीछे आप देखिए किस तरह से तमाम जो बड़े बोल्डर्स हैं वो लगातार गिर रहे हैं। ये देखिए, इतने बड़े लैंडस्लाइड हो रहे हैं, लगातार यहां से पत्थर गिर रहे हैं। और यही तमाम जो टीमें यहां पर काम कर रही हैं, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसी पहाड़ से लोगों को रेस्क्यू करना था। इसी पहाड़ पर, ऊंचाई पर लोग जा रहे हैं और उसके बाद वहां से उनको नीचे लाया जा रहा है, क्योंकि सड़क का पूरा पैच कट चुका है। ये जो धूल आपको दिख रही है, ये पूरा बड़ा लैंडस्लाइड है जो तस्वीरों में आपको दिख रहा है। जिस पहाड़ से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर थी, वहां अचानक पहाड़ का भरभराना, बड़े बड़े पत्थरों का टूटकर गिरना, ये सब डराने वाला था। जो हो रहा था वो खौफनाक था। तमाम गाड़ियां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की हटाई जा रही हैं। मेरे कैमरा पर्सन एक बार फिर से दिखाएंगे। ये जो सामने की चट्टानें थी, वो अब तक पूरा बड़ा पहाड़ था, वो पहाड़ पूरा खिसक गया है। अपनी जिंदगी में मैंने इतनी आपदा कवर की है, लेकिन ये पहला बड़ा लैंडस्लाइड है जो इस तरीके से सामने सामने आया है। और अभी भी ये रुका नहीं है, ये लगातार गिर रहा है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए इसका इम्पैक्ट कितना खतरनाक है। अभी भी ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की टीमें, एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि बीच में कुछ लोग फंसे हुए हैं। इसमें बीच में कुछ लोग फंसे हैं जो पहाड़ से नीचे आ रहे थे। उनको लाने के लिए एसडीआरएफ यहाँ खड़ी है, ताकि इस बड़े लैंडस्लाइड के आने से पहले लोगों को लाया जा सके। ये देखिए, ये पूरी तस्वीर, अभी भी लगातार पहाड़ गिर रहा है, लगातार पहाड़ अभी भी गिर रहा है। ये पहाड़ सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी और सोनगंगा नदी के संगम पर मौजूद है। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से एक तरफ नदी का बहाव तेज है, इतना तेज जिसका सामना यहाँ की सड़कें भी नहीं कर पाई। तो दूसरी ओर एसडीआरएफ की टीम नदी के पास और पहाड़ पर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुकी थी और हमारी टीम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कवर करने गई थी। लेकिन पहाड़ का ऐसे दरकना, टूटकर गिरना हमारी टीम के लिए यह बिल्कुल नया अनुभव था।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आखिर पहाड़ पर फंसे लोगों का क्या हुआ, जानिए हमारी अगली रिपोर्ट में। पहाड़ गिरा, जो फंसे थे उनका क्या हुआ? देखिए, लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखना और वहां मौजूद होकर इसका सामना करना दोनों अलग अलग अनुभव हैं और जी मीडिया की टीम रेस्क्यू दल के साथ टूटते पहाड़ के सामने डटी रही। चिंता इस बात की थी कि जो लोग पहाड़ पर फंसे हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वो अब कैसे हैं? लैंडस्लाइड के बीच वो कहां हैं? देखिए सोनप्रयाग से जी मीडिया रिपोर्टर सुरेंद्र डसीला की ये अगली रिपोर्ट। तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं और दूसरी तस्वीर में उसी पहाड़ से कुछ लोग रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों के बीच सिर्फ 2 मिनट का अंतर है। सोचिए, अगर पहाड़ से गिरते पत्थरों का रास्ता इस तरफ होता तो क्या होता? इस तरह के जब लैंडस्लाइड होते हैं तो उसकी चपेट में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। इधर अगर मेरे कैमरा सहयोगी संदीप दिखाएंगे तो संदीप इधर से दिखाइए। ये रोप पकड़ के जो लोग आ रहे हैं, इन लोगों को जल्द से जल्द नीचे आने के लिए कहा जा रहा है। ये ऊपर पहाड़ से एक लाइन और है, पीछे पहाड़ से जो लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अगर ये लैंडस्लाइड का साइड चेंज होता है, अगर ये जगह चेंज होगी तो इस तरफ भी पत्थर गिरेंगे और यही सबसे ज़्यादा चिंता एसडीआरएफ को, एनडीआरएफ को है। ये बड़े बोल्डर्स देखिए, इस तरह के बड़े, अब सामने से फिर से पेड़ नीचे आने लगे हैं, फिर से एक बड़ा बोल्डर नीचे आने लगा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है इस रेस्क्यू में, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है, तमाम लोग जो फंसे हुए थे, जिन पर हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सकता था, उनको इस पैदल रास्ते से लाने की तैयारी थी। लेकिन दिक्कत यही है कि ये जो लैंडस्लाइड हो रहा है, इसकी वजह से ये रेस्क्यू अब फिलहाल दिक्कत कर रहा है। ये तमाम लोग देखिए, ऊपर से फटाफट इनको नीचे लाया जा रहा है। रोप बांधी है जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने, उसके जरिए, ताकि जो ऊपर फंसे हैं वो समय पर नीचे आ जाएं। बाकी लोगों के लिए रेस्क्यू रोक दिया गया है। नए लोग पहाड़ पे नहीं चढ़ाए जाएंगे, लेकिन जो ऊपर हैं उनका ज़रूरी है नीचे समय पर आना, क्योंकि इस तरफ का भी अगर लैंडस्लाइड एक्टिव होगा तो दिक्कत आएगी। ये देखिए, तमाम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम। खुशकिस्मती रही कि पहाड़ से टूटकर गिरते पत्थरों से ये लोग बच गए, लेकिन यहाँ से सुरक्षित बच निकलना अभी भी चुनौती भरा काम है, क्योंकि बादल और धूप की आंख मिचौली में सेना और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन दिन भर प्रभावित रहा। अगर आप इस जगह को देखेंगे तो ये केदारनाथ तक ले जाने वाला बेहद अहम लोकेशन है। हरिद्वार से केदारनाथ जाते समय ऋषिकेश आता है, उसके बाद देवप्रयाग, उत्तराखंड का श्रीनगर, अगस्त मुनि, गुप्त काशी और उसके बाद आता है सोनप्रयाग, जहां पहाड़ टूटकर गिरा है। उसके बाद आता है गौरीकुंड और उसके बाद केदारनाथ धाम। सोनप्रयाग में पहाड़ गिरने और नदी के तेज बहाव की वजह से गौरीकुंड तक जाना मुश्किल हो चुका है। सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 2000 लोगों के फंसे होने का दावा प्रशासन कर रहा है। इनमें 250 से ज्यादा लोग तो यहीं फंसे हैं। मैं सोनप्रयाग की तमाम वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जो टीमें रेस्क्यू कर रही हैं उनके लिए मुश्किल कितनी बड़ी है। ये वो रास्ता है जो सीधे गौरीकुंड को जोड़ता था, यहां से लोग जाते थे। ये रास्ता परसों की बारिश के बाद पूरी तरीके से खत्म हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। अब दूसरी ओर 250 से ज्यादा लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया जाना है। लोग ऐसे हैं जो जिद करते हुए नीचे से जाना चाहते हैं, नदी का बहाव बहुत ज्यादा है। उसके बाद पुलिस और एसडीआरएफ उनको दोबारा से वापस भेजती है। कहां से आए आप लोग? कब से फंसे हुए हो? ये तमाम लोग फंसे हुए हैं। देखिए, वहां एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी है, लेकिन लोग वो चाहते हैं कि उनका रेस्क्यू आज ही हो जाए, लेकिन जो पत्थर गिर रहे हैं उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोग नदी की ओर हैं। ये नदी से दूर हट जाओ, नदी से दूर हट जाओ, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। अब देखिए, ड्रोन के जरिए रेस्क्यू को गति दी जाएगी। इस ड्रोन के जरिए देखा जा रहा है कि लैंडस्लाइड किस तरह से एक्टिव होगा, और ये अब ड्रोन भेजा जा रहा है। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो नदी की ओर का आपको पूरा व्यू मिल पाएगा, और दूसरा जहां से लैंडस्लाइड हो रहा है उस ओर से आपको पता चल पाएगा कि ऊपर कितने बड़े बोल्डर हैं, कितना बड़ा खतरा यहाँ पर मौजूद है।
नदी और पहाड़ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, लेकिन पानी के बहाव में सड़क इस तरह टूट चुकी है कि अब रेस्क्यू के लिए आसमान की ओर देखना पड़ रहा है। भारतीय सेना के MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर मौसम सही होते ही रेस्क्यू में जुट जाते हैं और मौसम जैसे ही बिगड़ता है चुपचाप अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक केदारनाथ से अब तक 5000 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। वहीं रुद्रप्रयाग के डीएम सौरभ गहरवार ने जी न्यूज को बताया कि 2000 लोगों का रेस्क्यू अभी बाकी है। अभी तक सब मिलाकर जितने लोगों को बचाव किया गया है, राहत की गई है और निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है, लगभग वो संख्या 5000 है। केदारनाथ में जो लगभग वहाँ का फिगर आ रहा है 700 के 800 के आसपास का है, जिसको हम चिनूक और MI के माध्यम से रेस्क्यू कर रहे हैं। बिकॉज केदारनाथ अभी भी बहुत सेफ है और वहाँ पे सभी सुविधाएं हमारे पास सब कुछ है, फैसिलिटीज़ भी हैं। बाकी जो लोकेशंस हैं भीमबली लिंचोली मिला के लगभग 700-800 के पास हैं और हमारे गौरीकुंड में 1000 के आसपास है। हालात मुश्किल जरूर है, लेकिन रेस्क्यू टीम डटी है। बचाव दल की गारंटी है, चाहे जमीन से हो या आसमान से, जो लोग फंसे हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा या कहें निकाला जा रहा है। रेस्क्यू की तमाम तस्वीरें जी मीडिया ने अब तक दिखाई हैं और अब ग्राउंड जीरो पर देखिए किस तरह का वो रास्ता है। ऐसे रास्तों में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है, एक तो पानी बहुत ज़्यादा है नदी में, नीचे से भी कटान हो रहा है, और दूसरा पहाड़ पर बारिश के बाद अगर हल्की भी धूप आएगी तो लैंडस्लाइड बढ़ता रहेगा। और इसीलिए तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं वो इंतज़ार कर रही हैं कि मौसम कब बेहतर होगा, उसके बाद फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके। कैमरा पर्सन संदीप बड़ोला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, सोनप्रयाग, केदारनाथ धाम। तो अब तक आपने उत्तराखंड के पहाड़ पर बवंडर और नदियों के खतरनाक तेवर देखे, आपने केदारनाथ के रास्ते में फंसे लोगों का रेस्क्यू होते देखा, और अब आपको दिखाते हैं एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की तस्वीर। बादल के हमले के बाद हिमाचल कैसे दहला हुआ है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं जी मीडिया रिपोर्टर शिवांक मिश्रा। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद जिस बहुमंजिला इमारत को आपने कल टीवी पर गिरते हुए देखा होगा, वहां आज जी न्यूज की टीम मौजूद है। वो जगह मणिकर्णिका घाटी की है, जहां कल तक सब्जी मंडी थी और आज सिर्फ मलबा। मणिकर्णिका घाटी पर किस तरह से पार्वती नदी उफान पर है, किस तरह से पार्वती नदी कोहराम मचा रही है, ये आपको दिखाने जी न्यूज देश का इकलौता चैनल है जो यहाँ पर पहुंचा है। सामने आप देखिए कि किस तरह से कल जब डैम यहाँ पर फूटा था, मड़ाना डैम का, उसके बाद आप देखिए तस्वीर में कि किस तरह से एक पूरी 3 मंजिला इमारत को ही इस पूरी नदी ने अपने आगोश में लेकर कुछ इस तरह से ध्वस्त कर दिया, और जिसका मलबा अभी भी आपको लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नदी की रफ्तार डराने वाली है। आसपास की इमारतों से लेकर बड़े बड़े पेड़ इन उफनती लहरों की जद में सभी हैं। ये भयावह तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से पार्वती नदी की इस पूरे उफान में जो भी उसके सामने आ रहा है वो एक तरह से ध्वस्त हुआ जा रहा है। जैसे ही आप देखिए बड़े बड़े मोटे मोटे कई 100 टनों के ये पेड़ हैं जो यहाँ पर ध्वस्त हुए पड़े हैं। ये पूरा तबाही का वो मंजर दिखा रहे हैं जो मड़ाना में डैम फटने के बाद, बादल फटने के बाद यहाँ पर पार्वती नदी में लगातार दिखाई दे रहा है, मणिकर्णिका घाटी में लगातार दिखाई दे रहा है। नदी के बहाव से इमारतों को बचाने के लिए स्थानीय लोग राज्य सरकार से इंतजाम करने की अपील करते रहे हैं। कई बार चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हादसे में कई गांव चले गए, लेकिन जान का नुकसान नहीं हो, माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और शार्ट सब्जी मंडी में आपने देखा होगा, विजिट किया होगा कि हालात बहुत ख़राब है, और सब्जी मंडी विपणन बोर्ड का भी करोड़ों का नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद मची तबाही के सबूत आपको यहाँ कदम कदम पर मिल जाएंगे। अब इस डैम को देखिए, ये मलाना डैम है। सड़क
दो टुकड़ों में बट गई है। पार्वती नदी का रूप डराने वाला है। पर्यटकों की ये पसंदीदा जगह इस समय मौसम के लिहाज से जानलेवा स्पॉट बन चुका है। जिस तरह से कल मलाना डैम फटा था तो उसके बाद एनडीआरएफ की टीम रात से ही डिप्लॉय थी। रात से ही रेस्क्यू कार्य लगातार यहाँ पर शुरू हो चुका था और आप इस समय एनडीआरएफ की पूरी टीम को आप देख सकते हैं जो अभी भी यहाँ पर मलाना डैम पर ही चुस्त पूरी तरह से लगातार काम पूरा करने के बाद लगातार यहीं पर ही मुस्तैदी से खड़ी है। कल से अब तक 30 से ज्यादा लोगों को एनडीआरएफ की टीम यहां रेस्क्यू कर चुकी है। एक तरह का काफ़ी रिस्क भरा जो जोखिम भरा रेस्क्यू ऑपरेशन था। उसमें हमने टेक्निकली जो है रोप थ्रो गन के सहारे जो है रोप को थ्रो किया उनके पास और उन्होंने जो है वहाँ पे बांधा। फिर देन हमने एक रेस्क्यूअर को भेजा, हमारे रेस्क्यूअर जहांबाज रेस्क्यूअर अरुण को हमने आगे भेजा। देन उन्होंने जो है वहाँ पर पूरे हार्नेस और सेफ्टी का प्रयोग करते हुए उनको वहाँ से विले देते हुए पार करवाया बारी बारी से। पहाड़ पर अगले 3 दिन बेहद खतरनाक हो सकते हैं। मौसम विभाग तेज बारिश और बादल फटने की भविष्यवाणी पहले ही कर चुका है। इसलिए अगर आप भी पहाड़ की तरफ जाने का मन बना रहे हों तो कम से कम अगले 72 घंटे तक मत जाइए, क्योंकि जान है तो जहान है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, मणिकर्णिका घाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सावन की शिवरात्रि है। आज भगवान शंकर को जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। आज कांवड़ियों ने भगवान शंकर को खुश करने के लिए उन पर जल अर्पित किया। आस्था और भक्ति के माहौल को कुछ कथित शिव भक्तों ने खराब करने की भी कोशिश की। कुछ शहरों से ऐसी तस्वीरें आईं जो शिव भक्तों को शोभा नहीं देती। गुरुग्राम में जल चढ़ाने को लेकर के शिव भक्तों ने उपद्रव किया, हंगामा मचाया। वहीं कुछ जगहों पर कांवड़ियों ने शांतिपूर्वक जल भी चढ़ाया। यूपी में उन पर फूलों की वर्षा भी की गई। हाथ में पत्थर और डंडे, गाड़ियों में तोड़फोड़, सड़क पर हंगामा। जिन कांवड़ियों के हाथ में कांवड़ होना चाहिए था उन्होंने लाठी, डंडे और पत्थर उठा लिए। जिन्हें शिवलिंग पर जल चढ़ाना था वो अच्छी खासी गाड़ियों को कबाड़ बना रहे हैं। शिवरात्रि के दिन इन कांवड़ियों ने उत्पात मचाया। तस्वीरें दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 12 की है। कांवड़ियों का ये गुस्सा शिव मंदिर में जल चढ़ाने को लेकर था। दरअसल मंदिर में जलाभिषेक को लेकर कांवड़ियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। जल चढ़ाने के साथ साथ डीजे कंपटीशन को लेकर भी दोनों गुटों में विवाद हुआ। मामला कहासुनी से शुरू हुआ और तोड़फोड़ तक जा पहुंचा। उत्पाती कांवड़ियों ने दर्जन भर गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। ये जल चढ़ा चुके हैं, फिर कोई दूसरी पार्टी जो वो भी जल चढ़ा चुकी है, वो यहीं सामने कहीं रहते हैं, उनके साथ में झगड़ा हुआ है। उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया। किस बात को लेकर के किया वो सारी चीजें अब ये बताएंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। गाड़ी है, 2 गाड़ियां खड़ी थी, एक तो ये और एक 450 यूपी के हापुड़ में भी कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। कांवड़ियों के गुस्से की वजह ये थी कि जब कांवड़िया एक मदरसे के पास से गुजर रहे थे उन पर थूका गया। आरोपी के धर्म विशेष के लोगों ने उन पर थूकने के साथ साथ पत्थर भी बरसाए। पुलिस ने जैसे तैसे मामला शांत कराया। 3 दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को आत्म अनुशासन का पाठ पढ़ाया था। उन्हें शिव जैसी साधना की सीख दी थी। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए। कुछ जगहों पर हंगामा छोड़ दें तो बाकी जगहों पर कांवड़ियों ने शांतिपूर्वक सावन की शिवरात्रि मनाई, अपने आराध्य का जलाभिषेक किया। कठिन तप कर शिव जी का जलाभिषेक करने वाले कांवड़ियों ने अनुशासन का पालन किया। किसी के पांव में छाले पड़ चुके थे तो किसी के पैरों में सूजन थी, लेकिन कांवड़ियों के जोश में कोई कमी नहीं। जी बोले, जब भी बोले के दरबार में आए जो श्रद्धा दे गई। अच्छा, इस बार इंतजाम कैसे मिले सरकार के? बोले के द्वारा बहुत बढ़िया बेहतरीन इंतजाम मिले। सावन की शिवरात्रि के साथ ही दिल्ली एनसीआर में कांवड़ यात्रा पूरी हो गई। अब दिल्ली एनसीआर में कांवड़ियां नहीं दिखेंगे, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में सावन का महीना चलने तक कांवड़ यात्री दिखते रहेंगे और बोल बम के जयकारे लगते रहेंगे। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज और गाजियाबाद से पीयूष गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसी खास का इंतजार कर रहे हैं और वो भी चाय बिस्किट के साथ। ये खास मेहमान हैं ईडी के अधिकारी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। वैसे ईडी की तरफ से कोई ऐसा इशारा तो नहीं किया गया है कि वो राहुल गांधी के पास पहुंचने वाले हैं रेड के लिए, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं जिससे या तो वो खुद उलझ रहे हैं या फिर सियासी चक्रव्यूह में विरोधियों को फंसाने का वो प्रयास कर रहे हैं। इस बीच एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। सवाल है कि ये चक्रव्यूह आखिर है किसका? आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। नियम के बारे में पता नहीं है। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी। सवाल है, आज का अभिमन्यु कौन है जो चक्रव्यूह में फंस रहा है? सियासी महाभारत में किसके शब्द भेदी बाण सही निशाने पर हैं, किसके निशाने चूक रहे हैं, वो इस जुबानी जंग को देखकर समझा जा सकता है। जो आपने चक्रव्यूह स्पीकर सर, जो चक्रव्यूह बनाए गए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर बड़ा वार करते हुए ट्वीट किया है कि 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। भले ही राहुल गांधी ईडी का स्वागत चाय और बिस्किट से करने के लिए तैयार हो, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर इसकी वजह 29 जुलाई को संसद में चक्रव्यूह वाले दिए बयान को बताया है। इस दौरान उन्होंने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की थी। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हालांकि बीजेपी ने संसद के भीतर ही इस बयान की काट ढूंढ ली थी। आपको बता दें कि 13 जून से 17 जून 2022 तक ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से 5 दिन करीब 50 घंटे तक पूछताछ की थी। 5 दिनों में 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे। ईडी ने राहुल गांधी का बयान टाइप किया और कांग्रेस सांसद ने उस पर साइन भी किए थे। नेशनल हेराल्ड केस में 2015 में ईडी की एंट्री हुई थी। तो सवाल है कि क्या राहुल गांधी ईडी की रेड होने वाली बात नेशनल हेराल्ड केस से जोड़कर बता रहे हैं? अब राहुल गांधी के बयान पर एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच भी महाभारत छिड़ गई है। देश के हर कोने में वो भाषण लोगों के मोबाइल और टीवी में गूंज रहा था और निश्चय ही ये केंद्र सरकार अब उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश करने की एक साजिश रच रही है। इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियाँ उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। अपने मुंह मियां मिठो, ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी। सवाल तो यह भी है कि आखिर राहुल के बयान क्या इस बात का इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उन पर शिकंजा कसने वाला है, या फिर इस बयान से कोई राजनीतिक फायदा लेने की कोई नई रणनीति है? क्योंकि महाभारत में युद्ध के नियम युद्ध जीतने के लिए ही होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। कल जी न्यूज ने आपको झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा दिखाया था। हमने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी आपको कि कैसे झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरी की पूरी डेमोग्राफी ही बदल दी है।
आज हम आपके सामने एक और खुलासा करने जा रहे हैं। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं और अपनी बेगम के मायके में घर जमाई बन जाते हैं। झारखंड के संथाल परगना में ऐसे कई इलाके हैं जिन्हें जमाई टोला कहा जाता है। एक सोची समझी साजिश के तहत ये आदिवासी पत्नियों के जरिए राजनीति में भी एंट्री मारते हैं। देखिए झारखंड से जी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। झारखंड में कहां-कहां बन गए जमाई टोला। आदिवासी लड़कियों को फंसा रहे घुसपैठिए। झारखंड में बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत मुसलमान आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। इनमें कुछ स्थानीय मुसलमान हैं, लेकिन ज्यादातर बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए हैं। आदिवासी लड़कियों से मुस्लिमों की शादी के पीछे क्या मंशा है, अब जरा इसे समझिए। मुस्लिम आदिवासी लड़कियों से निकाह करते हैं, लेकिन लड़कियों का धर्मांतरण नहीं करवाते। जबकि कहीं भी मुस्लिम किसी गैर धर्म की लड़की से शादी करते हैं तो पहले उसका धर्मांतरण करवाते हैं। इसके पीछे मकसद यह है कि आदिवासी के नाम पर मिलने वाले सरकारी लाभ उनकी पत्नी को मिलते रहें। अगर धर्म बदल दिया तो ये फायदा नहीं मिलेगा। मतलब आदिवासी लड़कियों से मुस्लिम सरकारी फायदा उठाने के लिए शादी कर रहे हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि ऐसे मुस्लिम आदिवासी पत्नियों के साथ जहां रहते हैं उस इलाके को जमाई टोला कहा जाता है। जमाई टोला के लिए नेम प्लेट नहीं लगाई जाती, लेकिन शहर के लोगों को पता होता है कि कौन सा इलाका जमाई टोला है। झारखंड के साहिबगंज के बरेहट में एक मोहल्ले को लोग जमाई टोला के नाम से जानते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं बरेहट के गोपालाडीह पंचायत की मुखिया सुनीता टुडू। सुनीता टुडू आदिवासी हैं और इनका सारा कामकाज इनके पति शमशुल अंसारी संभालते हैं। सुनीता टुडू से 10 साल पहले शमशुल अंसारी ने निकाह किया था। दोनों बच्चों का धर्म तो बदल दिया गया, लेकिन पत्नी का धर्म नहीं बदला। मेरा नाम सुनीता टुडू। बच्चे का नाम क्या है? बेटा का नाम है सोहेल अंसारी और बेटी का नाम है सोहेना परवीन। आपकी शादी कब हुई थी? शादी हुआ था 2010 में। जी, मेरा नाम शमशुल अंसारी है। हम तो पहले ही शादी कर चुके थे। अब लोगों का दबाव हुआ कि नहीं आप जो है चुनाव में आइए, तो जिसके चलते हम चुनाव में इस्तीफा दिलवा के आ गए। शमशुल अपने इलाके में राजनीतिक दबदबा बनाने के लिए जेएमएम का सक्रिय सदस्य भी बन गया है। 31 वर्षीय मरियम मरांडी के पति का नाम है मोहम्मद अब्दुल शमीम। उनके बेटे का नाम मोहम्मद शाहिद और बेटी का नाम सीमा खातून। मरियम मरांडी पाकुड़ के इस्लामपुर पोस्ट भवानीपुर जिला पाकुड़ में रहती हैं। मरियम मरांडी का चुनावी शपथ पत्र देखिए। अब्दुल शमीम से निकाह के बाद भी मरियम मरांडी जनजातियों के लिए आरक्षित राजमहल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती हैं। इसी तरह का किस्सा मोनिका हांसदा और उनके पति मोहम्मद आजाद अंसारी का भी है। आजाद अंसारी ने पत्नी का नाम मोनिका से बदलकर सकीना हांसदा कर दिया, लेकिन धर्म नहीं बदला, जबकि अपने दोनों बच्चों का नाम मुस्लिम रखा है। सकीना हांसदा ने सुरक्षित पंचायत सीट से मुखिया का चुनाव जीता और अब आजाद अंसारी उनका सारा काम संभालता है। मेरा नाम सलीना हांसदा है। आप लोगों का लव मैरिज था क्या? हाँ, लव मैरिज था। लव मैरिज। कब शादी हुई आपकी? 10 साल हो गया। 10 कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। क्या नाम है बच्चों का? इमरान, आयत। हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बहुबल क्षेत्र है हिंदू समाज और मुस्लिम समाज का, क्योंकि यहाँ पर एसटी कम मात्रा में है। भगवान की तरफ से, गॉड अल्लाह की तरफ से जब इस तरह का मौका मिला है हमको कि पंचायत चुनाव हमारी पत्नी उस रिजर्व सीट में आती है, संविधान हमको अधिकार दे रहा है लड़ने के लिए। फंड, बहुत सारा फंड आ रहा था। झारखंड में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आदिवासी युवती से शादी के बाद उसका न सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाया बल्कि जमीन पर कब्जा भी किया। आदिवासियों के बीच ये प्रथा है कि आदिवासी लड़की की शादी के बाद उसकी जमीन पर उसके पति का अधिकार हो जाता है। यही हो रहा है। हमारे पीछे जो सड़क जा रही है यही जाती है जमाई टोला। जमाई टोला का मतलब होता है कि कोई मुसलमान अगर किसी संथाली या आदिवासी से शादी करता है तो वो जमाई होता है और फिर वो अपनी पत्नी के परिवार में रहता है, इसलिए जमाई टोला। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया,
बरेहट, साहिबगंज। और अब अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां पुलिस महकमे में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। ये पुलिस वाले बेहद नाराज हैं। 15 अगस्त को परेड के लिए बैंड बजाने का प्रशिक्षण लेने से इन पुलिस वालों ने साफ इनकार कर दिया, यानी सरकारी आदेश को मानने से इन्होंने पूरी तरह इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि ये पुलिसकर्मी अपनी बात को लेकर अदालत तक भी पहुंचे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में इन पुलिस वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई कर दी है। क्या ये पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे। मध्य प्रदेश की पुलिस ने सीएम साहब के आदेश को भी अनसुना कर दिया है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने 15 अगस्त के कार्यक्रम में बैंड बजाने से भी इनकार कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सरकारी आदेश ना मानने वाले पुलिस कर्मियों को ऐसा फरमान सुनाया गया है जो आज से पहले कभी नहीं सुनाया गया। बैंड बजाने से इनकार करने वाले 25 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2023 में मध्य प्रदेश के हर जिले में पुलिस बैंड यूनिट बनाने के आदेश जारी किए थे, जिसके तहत 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन 25 पुलिस कर्मियों ने ट्रेनिंग में जाने से इनकार कर दिया और जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती का हवाला देकर बैंड बजाने से इनकार कर दिया। आदेश का पालन नहीं करने पर सभी को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें रायसेन के 5, मंदसौर के 10, खंडवा के 4, हरदा और सीधी जिले के 3-3 पुलिसकर्मी शामिल हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि सीएम मोहन यादव ने बैंड ग्रुप वाला जो आदेश जारी किया था, उसमें यह भी साफ लिखा था कि बैंड दल में उन्हीं पुलिसकर्मियों को शामिल करें जो इच्छुक हैं। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। कुछ आरक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल के बाद पुलिस बैंड की शुरुआत हुई, जिसके तहत 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग हुई थी। इसके अलावा हाल ही में उज्जैन में महाकाल की सवारी पर पुलिस बैंड ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी थी। आपको बता दें कि आदेश जारी होने के बाद सभी जिलों के एसपी को सीएम के आदेश वाला पत्र भेजा गया था। जिला बैंड इकाई में आरक्षक से लेकर एएसआई तक को इसमें शामिल किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जब से योगी आदित्यनाथ दिल्ली से लौटे हैं, पूरे तेवर में हैं। विधानसभा के अंदर भी वो समाजवादी पार्टी को घेरने में पीछे नहीं है। अब मामला खटाखट और सफाचट तक आ गया है। अखिलेश यादव भले ही अब विधानसभा में योगी के सामने नहीं बैठते, लेकिन योगी उन्हें घेरने में कभी पीछे नहीं रहते। योगी आदित्यनाथ ने कहा नौकरी करने नहीं आया, तो अखिलेश यादव ने जवाब दिया ये दिल्ली का गुस्सा है जो योगी निकाल रहे हैं। योगी ने कहा मुझे प्रतिष्ठा हासिल नहीं करनी, तो अखिलेश ने पूछा प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई। योगी ने 2027 में एसपी सफाचट का दावा किया, तो अखिलेश ने कहा कि योगी अपने ही नेता के लिए ये इशारा कर रहे हैं। शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपाचट के लिए तैयारी रहेगी। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के लिए 2027 की भविष्यवाणी की, तो बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में जमकर मेज थपथपाई। जुडिशरी के साथ एक दिन पहले ही विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी के तेवर देखकर विपक्षी दलों के साथ साथ अपने भी हैरान थे। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। योगी ने ठगों की कहानी सुनाते हुए कांग्रेस के खटाखट वाले वादे पर भी निशाना साधा। चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में खटाखट 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 1 लाख का बॉन्ड, 1 लाख का बॉन्ड कहां गया? अखिलेश यादव ने न तो खटाखट पर कोई प्रतिक्रिया दी और न ही सफाचट पर।
उन्होंने योगी के प्रतिष्ठा वाले बयान को मुद्दा बनाया और उसे यूपी बीजेपी के कथित अंतरकलह से जोड़कर योगी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को। कोई है पीछे? अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के शब्द भेदी तीरों को बीजेपी के खिलाफ ही हथियार बना दिया। अखिलेश यादव ने दिल्ली से लखनऊ का जिक्र करके ये बताने का प्रयास किया कि बीजेपी आला कमान और सीएम योगी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पीछे वाले का भी जिक्र किया और इस जिक्र के जरिए ये जताने की कोशिश की कि यूपी में संगठन और सरकार के बीच जो खाई है वो बड़ी है। जिस तरह से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बार बार सरकार और संगठन का मुद्दा उठा रहे हैं, इसी को आधार बनाकर अखिलेश यादव ने ये बताने की कोशिश की कि योगी केशव में मनमुटाव की चिंगारी धधक रही है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश के लिए वही लाइन दोहराई जो योगी आदित्यनाथ ने कही थी। समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है, जिसको सफा चट होने वाला जिसका समय आ गया है, तो झूठ बोल करके गुमराह करके कुछ सीटें जेदा लोकसभा में हमसे जीतने में कामयाब हो गए हैं, वह दुष्प्रचार करते हैं। उनके पास न मुद्दा है न उनके पास कोई काम है। सरकार से बड़ा संगठन होता है वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य अभी भी कायम है। बीजेपी के लिए जितनी चुनौती अंदरूनी कलह को थामने की है, उतनी ही बड़ी चुनौती अगले कुछ महीने में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को जीतने की भी है। नीतीश पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर आज आराम कर रहा है, लेकिन ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का बुलडोजर जौनपुर में पूरे दलबल के साथ अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने निकला है। अब यह कार्रवाई समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की अवैध संपत्ति के खिलाफ हो रही है। बाबू सिंह कुशवाहा पर 8 से भी ज्यादा ऐसे मामले चल रहे हैं जिन पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। साफ है कि यूपी में कानून के खिलाफ काम करने वालों की खैर नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूं तो यूपी में बाबा का बुलडोजर अवैध निर्माण ढाने में महारत हासिल कर चुका है, लेकिन लगे हाथ अब ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम भी यूपी में अपने बुलडोजर के साथ जौनपुर में मौजूद है। निशाने पर है समाजवादी पार्टी से सांसद बाबू सिंह कुशवाहा से जुड़े कब्जे वाली जमीन। ईडी ने करीब 40 बीघा जमीन जब्त की है। कि यहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर भी है। ऐसे में लगातार ईडी तमाम संपत्तियों को तलाश रही है बाबू सिंह कुशवाहा की। उसी कड़ी में आज बाबू सिंह कुशवाहा की कानपुर रोड की जो तमाम ज़मीनें थीं उनको भी जब्त किया गया है। इसके साथ साथ जो फार्म हाउस हैं उन पर भी ईडी की कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोलते रहे हैं, लेकिन आज बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ये अब हम लोगों को अभी मालूम, हम लोग मकान ये सब बने हुए हैं। ये 928 नंबर ये भी ईडी में ही आ रहा है, जबकि हम लोगों को कुछ नहीं मालूम है। और इसकी रजिस्ट्री और दाखिल खारिज सब कुछ है हम लोगों के नाम। आपको बता दें कि सपा सांसद की लखनऊ के कानपुर रोड पर स्कूटर इंडिया के सामने करोड़ों की जमीन है। यहाँ हिंदी अखबार की प्रिंटिंग मशीन भी लगी हुई थी। ईडी की नजर बाबू सिंह कुशवाहा की भ्रष्टाचार से खरीदी गई संपत्ति पर लगी हुई है। अब ईडी ने यहाँ जब्ती बोर्ड भी लगा दिया है। ईडी की कार्रवाई पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस तरह की गैर संवैधानिक अवैधानिक कार्रवाई की समाजवादी पार्टी कड़ी निंदा करती है और भाजपा को ये इस बात के लिए आगाह करती है कि वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना बंद करे। जो पैसा जनता के उत्थान के लिए, उन्हें मेडिकल सेवाओं की बेहतरी के लिए खर्च किया जाना था, बाबू सिंह कुशवाहा ने उसका दुरुपयोग करके ये संपत्ति अर्जित की है। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बड़ी कार्रवाई है, जिसका सभी के द्वारा स्वागत किया ही जाना चाहिए।
आपको बता दें कि सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ 8 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं। इसमें फार्म हाउस, खेती की जमीन, आवासीय प्लॉट पर कुल 8 नोटिस बोर्ड ईडी ने लगाए हैं। जमीन की कीमत कई 100 करोड़ में आंकी जा रही है। NRHM घोटाले में भी बाबू सिंह कुशवाहा को सीबीआई जेल भेज चुकी है। खास बात यह भी है कि बाबू सिंह कुशवाहा मायावती के राज में मंत्री रह चुके हैं। मायावती सरकार के वक्त ही बाबू सिंह कुशवाहा ने कानपुर हाईवे के पास कीमती जमीन खरीदी थी। कांग्रेस सांसद ने चक्रव्यूह वाले बयान के बाद खुद के खिलाफ ईडी एक्शन की आशंका जताई थी। हालांकि अब इंडिया गठबंधन के सांसद पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। बीते 15 दिनों में 7 रेल हादसे हो चुके हैं। इस बीच रेल से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली तस्वीर यूपी के प्रयागराज से सामने आई है। एक यूट्यूबर है गुलजार शेख नाम का। व्यूज बढ़ाने के लिए ये ट्रेन गुजरने से पहले रेल की पटरी पर तरह तरह की चीजें रख दिया करता था, जिससे ट्रेन के डिरेल होने का खतरा बना रहता था। अब गुलजार शेख अपनी करतूतों के लिए सलाखों के पीछे है और अब आप कह सकते हैं कि उसकी रील जो है अब जेल में ही बनेगी। ये कभी ट्रेन की पटरी पर साइकिल, कभी ये ट्रैक पर चॉकलेट रख देता है, कभी स्पीकर का बॉक्स तो कभी बैग, कभी पत्थर तो कभी बड़े बर्तन। जरा सोचिए, इतने भारी भरकम सामान की वजह से अगर ट्रेन पटरी से उतर जाए तो क्या होगा। जरा सोचिए, पटरियों पर रखे सामान की वजह से अगर ट्रेन पलट गई तो क्या होगा। सैकड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में डालने वाले इस शख्स का नाम है गुलजार शेख। गुलजार यूपी के प्रयागराज का रहने वाला है। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स हासिल करने के लिए गुलजार शेख जो काम कर रहा है, उससे कितना बड़ा रेल हादसा हो सकता है इससे अंदाजा ही नहीं है। सोशल मीडिया पर इसकी रील वायरल हुई तो इसकी हरकतों पर लोगों को गुस्सा भी आया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इसे रेल जिहाद का नाम दिया। वीडियो वायरल होने के बाद यूपी पुलिस हरकत में आई और गुलजार शेख को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गुलजार को गिरफ्तार कर रेलवे पुलिस को सौंप दिया। रेलवे पुलिस ने गुलजार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जी मीडिया की टीम प्रयागराज के खानरौली गांव में गुलजार शेख के गांव पहुंची। घर में उसकी मां और एक बड़ी बहन है जो कैमरे पर कुछ भी बोलने को राजी नहीं थी। गांव के लोग बताते हैं कि गुलजार शेख को मिर्गी का दौरा पड़ता है। ये हमारे बगल का है और दिमागी रूप से बिल्कुल सही नहीं है। इसके सर में गांठ है और ये खेल खेल में ये सब काम हुआ है। गांव वालों के मुताबिक गुलजार अक्सर रेलवे ट्रैक के किनारे ही पाया जाता है। गुलजार ने अपने YouTube चैनल पर सिर्फ रेलवे ट्रैक पर सामान रखने की वीडियोस अपलोड कर रखे हैं और हमेशा मास्क लगाकर वीडियो बनाता है ताकि कोई पकड़ ना सके। इसने अपने चैनल पर 222 वीडियो अपलोड किए हैं। इसके YouTube चैनल पर 2,35,000 सब्सक्राइबर हैं और अभी तक इसके वीडियोस को 3 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। गुलजार शेख जैसे ना जाने कितने युवा हैं जो सोशल मीडिया पर फेमस होने या फिर लाइक्स और व्यूज के लिए अपनों और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालते हैं। अगर आप भी ऐसे किसी यूट्यूबर्स को जानते हैं तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। लव जिहाद, धर्मांतरण की बहुत सी खबरें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन जंगल के भी किसी जानवर का नाम मुस्लिम होने के बाद विवाद होना शुरू हो जाए, शायद ऐसा पहली बार आप सुन रहे होंगे। आखिरकार मामला अदालत तक पहुंचा। बंगाल की ममता सरकार को अदालत के फैसले के आगे झुकना पड़ा, या कहें कि इस फैसले को मानना पड़ा। अकबर नाम के शेर और सीता नाम की शेरनी का नाम बदलना पड़ा है। क्या है यह पूरा मामला, देखिए ये खास रिपोर्ट। ये इंसानों की बस्ती है। यहां जंगल का कानून नहीं चलता, चाहे वो शेर ही क्यों ना हो।
उसे भी धर्म को ध्यान में रखकर अपनी पहचान बतानी होगी। इसलिए एक शेर जिसका नाम अकबर था, जैसे ही अकबर नाम का शेर विवादों में घिरा, यह खबर जंगल की आग की तरह फैलने लगी। मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा। सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क में आए शेरों के नाम को लेकर अदालती लड़ाई भी छिड़ गई। आखिरकार राज्य वन विभाग ने दोनों जानवरों के नाम बदलने का फैसला किया। इसमें फैसला हुआ कि अकबर नाम के शेर का नाम अब सूरज होगा और शेरनी सीता से तनया बनेगी। आपको बता दें कि राज्य के सीनियर काउंसिल जयदीप चौधरी ने दोनों जानवरों के नाम बदलने की जानकारी दी। शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन यहाँ पर तो नाम पर ही विवाद है। जानकारों का कहना है कि किसी जानवर का क्या नाम रखा जा रहा है, इससे उस जीव का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये राजा महाराजाओं के समय से एक रीति चली आ रही है जो आज भी बरकरार है। राज्य चिड़ियाघर प्राधिकरण और वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक अकबर का जन्म 2016 में हुआ था। इसका नाम 70 के दशक की अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की फिल्म अमर अकबर एंथनी के अकबर के नाम पर रखा गया था। 13 फरवरी को त्रिपुरा के विशालगढ़ के सिपाही जला जूलॉजिकल पार्क से शेर और शेरनी सिलीगुड़ी सफारी पार्क लाए गए थे। विश्व हिंदू परिषद ने इस बात पर आपत्ति जताते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि उनका नाम अकबर और सीता क्यों रखा गया, उन्हें एक साथ क्यों रखा गया। वीएचपी के वकील ने अदालत में दावा किया था कि राज्य वन विभाग ने यह नाम रखा था, इन्हें एक साथ रखकर धर्म का अपमान किया गया। इसी के मद्देनजर मामले की सुनवाई में जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा, यह नाम किसने दिया? इतना विवाद कौन पैदा कर रहा है? क्या किसी जानवर का नाम किसी भगवान, पौराणिक नायक, स्वतंत्रता सेनानी या नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम पर रखा जा सकता है? आखिरकार कोर्ट ने विवाद थामने के लिए राज्य सरकार को इनका नाम बदलने की सलाह दी। खास बात यह भी है कि त्रिपुरा सरकार ने शेरों के नामकरण पर हुए हंगामे पर राज्य के मुख्य वन संरक्षण प्रवीण लाल अग्रवाल को भी निलंबित कर दिया। स्वामित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बिहार के एक ऐसे गांव लेकर चलते हैं जहां ट्रांसफार्मर में बार बार आग लगने की वजह यह मान ली गई कि यह भूत की वजह से हो रहा है। कहानी बस इतनी सी नहीं है। गांव वालों ने ट्रांसफार्मर से भूत भगाने के लिए भगत को बुला लिया और फिर जो ड्रामा चला, उस ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया के जरिए देश विदेश में वायरल होने लगा। अगरबत्ती जलाकर पूजा की जा रही है। भगत अपना कर्तव्य दिखा रहा है। तंत्र मंत्र की पूरी ताकत झोंकी जा रही है और ये सारा ड्रामा इस ट्रांसफार्मर के पास, जिसे लेकर गांव वाले दावा कर रहे हैं कि भूत यही है, यही है, यही है। ये सीन है बिहार के समस्तीपुर में शिवाजी नगर के रहटौली पंचायत का। गांव वालों के मुताबिक ये ट्रांसफार्मर बार बार जल रहा था, यानी इलेक्ट्रीशियन आता, इसे ठीक कर जाता और फिर कुछ ही दिनों में ट्रांसफार्मर दोबारा खराब हो जाता। कभी कभी तो कुछ घंटों में ही ट्रांसफार्मर दोबारा जल जाता। गांव वालों को लगा ये इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं है, उसके बस की बात नहीं है, इसे अब भगत या तांत्रिक ही ठीक कर सकता है, क्योंकि उन्हें लगा कि ट्रांसफार्मर को भूत खराब कर रहा है। यही साहब वही बोलते हैं, मिस्त्री को भेज दिए हैं, मिस्त्री काम ही नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो मिस्त्री क्या बोलता है, लगता है इस पर भूत पिचास का जो है साया है। गांव के ग्रामीण के कुछ व्यक्ति जो है भगत उगत को बुला करके और वहां पर उसे जांच पड़ताल करवाए कि भाई वास्तविक इसमें है क्या। ऐसे में गांव वालों ने पास के एक भगत को बुलाया जिसे भूत भगाने का एक्सपर्ट माना जाता है। भगत आया भी, उसने भूत भगाने के नाम पर पूरा तामझाम दिखाया और भूत को पकड़ने वाले रियलिटी टेस्ट में भगत ने यह भी बता दिया कि ट्रांसफार्मर में कोई भूत ही नहीं। और इसी के साथ किस्सा खत्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए इसी के साथ देश हित में आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।